हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ ही टॉपिक है, बहुत हम आसानी से इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय का अर्थ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। मतलब एक देश में एक वर्ष में, सबसे पहले आपको ये लाइन याद करना है कि एक देश द्वारा एक वर्ष में, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये हमारा अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु या सेवा का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले लग रही है, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। ये एक पूरा पेन बनने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें रिफिल लगी हुई है, इंक लगी है, इसमें कलरिंग का काम हुआ है, तो ये पूरी चीज़ें मिलाने के बाद एक क्या बना है, एक उत्पाद बना है। तो अंतिम वस्तु इसी को कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तु एवं सेवा बन गई है, उसके क्या मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये एक टॉपिक इसमें याद रखना है आपको कि इसके अंतर्गत मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? किसी भी मशीन वगैरह को लगातार यूज़ करने से जो उसके पैसों में कमी आती है, उसको क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं, और विदेशों से विदेशी जो आय होती है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या हो गया इसका मीनिंग? एक बार फिर से सुन लीजिए। एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके अंतर्गत मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तथा विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का मीनिंग कंप्लीट हुआ। अब इसी की राष्ट्रीय आय की ही अवधारणाएं यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये मेन है राष्ट्रीय आय, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो मैं यहाँ आज आपके लिए एक चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट करवा दूंगी। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ना फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि GDP का फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। अब इसको याद करने की, एक सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहते हैं GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसको निविल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तीन सबसे पहले हम समझेंगे, तीनों सेम है। अब इसकी ट्रिक सुन लीजिए। जो यहाँ पर मैंने आपको ये मीनिंग राष्ट्रीय आय का याद करवाया है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिएगा। इस मीनिंग में 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले ये अंतिम वस्तु वाला, फिर एक मूल्यह्रास वाला, एक विदेशी आय वाला। बस इन तीनों को याद रखिए, ये आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मीनिंग सकल घरेलू उत्पाद का है। कैसे? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद एक देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का योग। यहीं पर हमने ये लिखा है कि एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यही राष्ट्रीय आय का भी मीनिंग है, यही सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग भी है। लेकिन बस इसको आपको यहीं तक लिखना है, इसमें ये वाली चीजें ऐड नहीं करना है। फिर दूसरा है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें आपको एक चीज जोड़ देना है, जो मैंने आपको अभी समझाई। इसमें हम जोड़ देंगे विदेशी आय। क्या जोड़ देंगे इसमें हम? विदेशी आय। कैसे? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो अभी हमने ये लिखा, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे? जो अभी सबसे पहले हमने सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा, अब सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या जोड़ देंगे? ये विदेशी आय को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कैसे लिखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त विदेशी आय को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। थर्ड अब हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या लास्ट क्या बचा था? मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से आपको याद रखना है। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जो अभी बताया कि एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग।
फिर उसके अंदर से हम विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसमें से हम क्या घटा देते हैं, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आई होप आपको ये 3 टॉपिक, और ये IMP भी है, एग्जाम में पूछे, इनकी 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती है, इसलिए मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ। सबसे पहले ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ना 2 वस्तु एक पूछी जाती है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। तो उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता वस्तु देख लीजिए। उपभोक्ता वस्तु में अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपभोग के लिए जो वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु। यानी अंतिम रूप में उपभोक्ता यानी ग्राहक जो उसका क्या करता है, उपभोग करता है, यानी यूज करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, पुस्तक, इन सब का हम यूज करते हैं, जिसका यूज कौन करता है, उपभोक्ता। किसके लिए करता है, उपभोग के लिए करता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु। फिर नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तु, तो भौतिक संपत्ति यानी जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उत्पाद या सेवा के निर्माण के लिए, जैसे भवन, मशीन, उपकरण, इसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ये भवन, मशीन, उपकरण से आपको याद रखना है। तीनों टॉपिक समझ में आ गए, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम समझते हैं दूसरी आय, निजी आय। निजी आय क्या होती है, तो लिखेंगे निजी आय उस आय को कहते हैं निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग। क्या लिखेंगे, निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग क्या कहलाता है, निजी आय। निजी क्षेत्र, वापस सुन लीजिए, निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग निजी आय कहलाता है। फिर है हमारा व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय यानी व्यक्ति की आय। देश के व्यक्ति व परिवार द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिक आय। मतलब जितने भी व्यक्ति या परिवार है उनको किसी भी स्रोत से जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक आय कहते हैं। फिर है हमारा प्रति व्यक्ति आय, उसका दूसरा नाम भी है औसत आय। क्या होती है, एक वर्ष के राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग, यानी जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसी वर्ष की जनसंख्या जितनी भी हो उससे भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त होती है। कैसे लिखेंगे, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फिर वास्तविक आय क्या होती है, किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसी कीमत आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। वास्तविक आय थोड़ा सा अलग है, इसका मीनिंग सुन लीजिए जरा ध्यान से। कोई एक हमने आधार वर्ष यानी मान लीजिए 2002, 2003, 2004, 2005 ये वर्ष दिए हुए, हमने 2002 को क्या मान लिया, आधार वर्ष, और उसी की कीमत के आधार पर हम किसकी गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय। मतलब उस वर्ष जो कीमत थी वही हम सबकी कीमतों की गणना उसी वर्ष को आधार मानकर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक आय। लिखेंगे कैसे, वास्तविक आय उस आय को कहते हैं जो किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। फिर मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है, जो आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से पूंजी आय होती है उसे मिश्रित आय। इसको समझिए, आंशिक रूप से श्रम और पूंजी आय यानी कुछ हिस्सा श्रम आय कहलाता है और कुछ हिस्सा उसका पूंजी आय कहलाता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित आय। देखिए ये कैसी होती है मिश्रित आय, किसान, बढ़ाई, शिक्षक, वकील आदि की जितनी भी आय होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मिश्रित आय उस आय को कहते हैं जिसमें आंशिक श्रम आय और आंशिक पूंजी आय होती है। मतलब श्रम और पूंजी का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित आय। किसान, बढ़ई, शिक्षक, वकील आदि की जो जितने भी प्रोफेशन की जो आय होती है वो सब कौन सी आय होती है, मिश्रित आय कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी इतने आय कंप्लीट हुई। अब उसके अलावा 2 और बाकी है, 2 और हमारी आय है। सबसे पहले हस्तांतरण आय या भुगतान। हस्तांतरण आय या भुगतान क्या होता है, ये भी ना, ये टॉपिक भी सुन लीजिए। हस्तांतरण आय कौन सी, सरकार द्वारा प्रदान भत्ते व पेंशन आदि को हस्तांतरण आय कहते हैं। याद रखना है, भत्ते व पेंशन की आय जो होती है उस आय को क्या कहते हैं, हस्तांतरण। सरकार देती है ना, बूढ़े लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है, और जो जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं या सरकारी नौकरियों में काम करते हैं उनको कुछ भत्ते देते हैं, अलग अलग दिवाली के, ईद के, उन सबको क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। सरकार द्वारा प्रदान भत्ते व पेंशन की आय को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। लास्ट, प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय, या उसका एक और नाम है डिस्पोजेबल आय। तीनों का मतलब एक ही है।
इसको समझिए, जो अभी हमने क्या पढ़ी थी, व्यक्तिक आय है ना, देश के व्यक्तियों द्वारा सभी साधन से प्राप्त आय को व्यक्तिक आय कहते हैं। बस उसी में से हम क्या घटा देते हैं, जो सरकार आयकर लगाती है और सरकार द्वारा कोई सा भी जुर्माना या फीस लगाई जाए उसे व्यक्तिक आय में से घटा दिया जाता है, तो उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। देखिए वो कौन सी आय है, व्यक्तिक आय का वो भाग जिसे लोग अपनी इच्छा अनुसार खर्च या बचाकर रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय। नॉर्मल तो आप ये लिखेंगे, अगर ये नहीं भी लिखना है तो आप इतना सा याद रख लीजिए कि व्यक्तिक आय से आयकर और जुर्माना या सरकार द्वारा कोई भी फीस लगाई गई हो उसे घटा दिया जाता है, तो उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, इससे पहले भी मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का योग को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का योग, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है और विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय को गणना करने की 3 विधि होती है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितनी है, तो 3 विधियां होती है। सबसे पहली है उत्पाद विधि, फिर है आय विधि और फिर है व्यय विधि, जिसको उपभोग विधि भी कहते हैं, और उसका एक और नाम विनियोग विधि भी है। ये तीनों एक ही है, तीनों के नाम अलग अलग है। तो ये 3 विधि है। सबसे पहले हम समझते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि क्या होती है, देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम, ये वर्ड आपको याद रखना है, कौन सा वर्ड, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार कीमत पर जोड़ा जाता है, जिसे उत्पाद विधि कहते हैं। बहुत इजी है ये वाली विधि, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सबसे एंड प्रोडक्ट जो उपभोक्ता तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं अंतिम वस्तु या सेवा, उसके कुल मूल्य को बाजार कीमत पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब उसकी जितनी भी कीमत होगी उन सभी को अंतिम, मान लीजिए ये पेन बनाने में जितना पैसा, मान लीजिए इसके अंदर की चीज़ों की नहीं, हमारा जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, पेन है, तो इसको बनाने में टोटल कितना पैसा लगा है, इसको हम बाजार कीमत पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्पाद विधि। इसको याद आप लोग ऐसे रखेंगे कि उत्पाद का मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम सेवा होती है, उसके कुल मूल्य को बाजार कीमत पर जोड़ दिया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय की उत्पाद विधि कहते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारी आय विधि। आय विधि क्या होती है, एक देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल प्राप्त आय का योग, मतलब जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सब से जो हमें आय प्राप्त होती है, उत्पादन के साधन से हमें जो इनकम होती है, जैसे कि उत्पादन के साधन आप लोगों को इससे मैं अभी समझाऊंगी इसका क्वेश्चन। उत्पादन के साधन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, इनसे हमें मिलती है मजदूरी, लगान, ब्याज, कर, ये सब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, जो वो हमारी क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है, इसको जोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं आय विधि। फिर से सुन लीजिए, एक देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल आय के योग को क्या कहते हैं, आय विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके मैंने घटक भी लिखे हुए हैं कि आय विधि में कौन कौन सी चीज़ें हम जोड़ते हैं, कौन कौन से साधन से जो है हमें आय प्राप्त होती है, तो वो क्या होती है, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, प्रत्यक्ष कर, विदेशी आय, स्व उपभोग की वस्तु, ये सब क्या है, ये सब आय है। इन सब को, इन जितनी भी चीज़ें, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी राष्ट्रीय आय मिल जाती है, और इस विधि को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय विधि। एक बार फिर सुन लीजिए, देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल प्राप्त आय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इन सभी घटक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं आय विधि। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि, आय गणना विधि में उसके घटक बताइए, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, कौन कौन से कारक शामिल किए जाते हैं, तो आप ये नाम याद रखिएगा, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, प्रत्यक्ष कर। ये 2025 में पूछा गया था कि आय विधि के घटक बताइए।
फिर नेक्स्ट हमारी विधि है व्यय विधि, जिसे हम कहते हैं उपभोग विधि या विनियोग विधि भी इसको हम कहते हैं। ये क्या है, एक वर्ष में समस्त अंतिम व्ययों का योग। देखिए यहाँ पर हम काय का योग कर रहे थे, यहाँ पर हम सारी की सारी आय का योग कर रहे थे, यहाँ पर हम सारी के सारे जितने भी व्यय है उसको क्या करेंगे, उसका योग कर रहे हैं। यहाँ पर इनकम को जोड़ा था, आय को जोड़ा था, और यहाँ पर व्यय का योग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं व्यय विधि। और इसमें सिर्फ जो भी वस्तु बनाई गई है, जो भी अंतिम उत्पाद बना है, उसके अंतिम मूल्य का योग कर रहे थे। यहाँ पर उत्पाद के अंतिम मूल्य का योग, यहाँ पर कुल आय का योग, और यहाँ पर कुल व्ययों का योग किया जाता है, इसे हम कहते हैं व्यय विधि। अब इसमें भी कुछ चीजें शामिल की जाती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले इसके घटक है निजी अंतिम उपभोग व्यय। उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है, जो भी कस्टमर जो है वो अपने लिए स्व उपभोग के लिए होता है, जैसे कि बीमा, परिवहन, ये सब व्यय है ना, बीमे के व्यय, परिवहन के व्यय, भंडारण के व्यय, ये सारे। फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मतलब सरकार द्वारा व्यय। सरकार के व्यय कौन कौन से होते हैं, वेतन, पेंशन, भत्ता, ये सब सरकार के व्यय है। फिर है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, यानी कि सड़क बनाने में, पुल बनाने में, जितनी भी सरकार की तरफ से चीज़ें बनाई जाती है उन सब में जितना भी खर्चा आया, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं उपभोग विधि। एक और होता है स्टॉक परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। ये 5 व्यय विधि के घटक है। क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्टॉक परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। ये सभी व्यय विधि के घटक है। क्वेश्चन बनते हैं कि व्यय विधि के 5 घटक लिखिए, आय विधि के 5 घटक लिखिए, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। निजी उपभोग व्यय मतलब बीमा, परिवहन, सरकार द्वारा व्यय यानी वेतन, पेंशन, और पूंजी निर्माण यानी सड़क बनाना, पुल बनाना, और स्टॉक और निर्यात, ये सभी काय के हैं, व्यय विधि के घटक है। और यही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारा आपका राष्ट्रीय आय की गणना विधि कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए, मतलब राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आय के महत्व में। कि आर्थिक, सबसे पहला है आर्थिक कल्याण माप। राष्ट्रीय आय किसकी माप करती है, आर्थिक कल्याण। या आप हेडिंग बनाएंगे आर्थिक कल्याण की माप। या आर्थिक मतलब पैसों की स्थिति, कल्याण यानी हम समझते हैं विकास, आर्थिक विकास भी लिख सकते हैं। तो हमारे आर्थिक विकास को, हमारे देश में क्या आमदनी हो रही, कितना खर्चा है, हमारे देश की स्थिति क्या है, ये हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, आय विधि द्वारा, आय, राष्ट्रीय आय के द्वारा हम इसे पता लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय द्वारा आर्थिक कल्याण की माप की जाती है। अर्थात राष्ट्रीय आय जो है हमें आर्थिक कल्याण की माप करने में सहायता करती है। फिर सरकारी नीति सहायक मतलब सरकार जो नीतियाँ बनाती है पैसों से रिलेटेड, मतलब पूंजीवादी नीति, ये सारी की सारी जो नीति, आर्थिक नीति बनाती है सरकार, उसमें भी जो राष्ट्रीय आय है वो सहायता प्रदान करता है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो मतलब हमारे देश की स्थिति अधिक है, तो सरकार नीति उस हिसाब से बनाएंगे। और अगर राष्ट्रीय आय कम है तो सरकार नीति उस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय सरकार को नीति निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। फिर आर्थिक विकास का मापदंड, वही जो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या करता है, आर्थिक विकास मापने में सहायता प्रदान करता है। और वही उसका ही दूसरा नाम आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन। ये तुलनात्मक वर्ड मतलब होता है कि मान लो राष्ट्रीय आय एक वर्ष की निकलती है, तो हम पिछले वर्ष से तुलना कर पता लगा सकते हैं कि इस साल हमारे देश का विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, तो हम तुलना भी उससे कर सकते हैं। और आय वितरण का अनुमान, राष्ट्रीय आय के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किस वर्ग द्वारा अधिक धन कमाया जा रहा है और किस वर्ग द्वारा धन नहीं कमाया जा रहा है। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय आय के महत्व। फिर हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की धीमी गति के कारण, यानी राष्ट्रीय आय जो कम हो रही है या बिल्कुल बहुत कम बढ़ रही है, तो उसे उसकी धीमी गति के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, यानी हमारे देश में जितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का दूसरा स्थान है, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, मतलब काम धंधे नहीं, बहुत से लोग बेरोजगार हैं। इस वजह से
राष्ट्रीय आय की धीमी गति है। पहला आप ये लिख देंगे। फिर कृषि उत्पादन की अनिश्चितता, हाँ ये बहुत अच्छा है। आप सभी जानते हैं भारत देश अत्यधिक तौर पर कृषि पर निर्भर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा होती है और कृषि उत्पादन अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब अगर फसल सफल हो गई तो ठीक है, अगर फसल बर्बाद हो गई तो पूरा साल हमारा देश की उन्नति नहीं हो पाती है। तो कृषि उत्पादन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। फिर नेक्स्ट है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक का मतलब हमारे देश में अच्छे श्रमिक नहीं है, कुशल श्रमिकों का अभाव है। और जो अच्छे श्रमिक होते हैं वो देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वो विश्व अपना देश जो है बदल देते हैं। उस वजह से भी राष्ट्रीय आय की धीमी गति होती है। पिछड़ी तकनीक। पिछड़ी तकनीक का मतलब है कि आज भी भारत देश में वही पुराने तरीकों को अपनाया जा रहा है, वही पुरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है और राष्ट्रीय आय कम होती है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय संसाधन का अभाव। वित्तीय संसाधन यानी ऋण के लिए जो, अगर हमें देश में उद्योग खोलना है तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो देश में वित्तीय संसाधन नहीं है कि लोगों को ऋण उपलब्ध कराए जा सके। इस वजह से भी राष्ट्रीय आय की धीमी गति होती है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना विधि। ये हमने पूरा पढ़ लिया। उत्पादन के कारक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गई है तो अब हम बहुत जल्दी हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उत्पादन के कारक, ये मोस्ट आईएमपी है इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन के कारक में इसको बहुत एक अच्छी सी चार्ट बनाकर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको बहुत कम याद करना पड़ेगा, आप जल्दी से फटाफट इसको समझ सकेंगे। देखिए उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता या साहस, जिसे हम कहते हैं। ये उत्पादन के कितने? 4 कारक हैं। अब हम एक एक करके एक एक को समझते हैं। आप समझते ही उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उत्पादन करने में हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो 4 होती है। आपको ये एग्जाम में आता है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं या कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उत्पादन के कारक को समझाइए, साथ में उनका स्वामित्व और पारिश्रमिक भी लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक का। सबसे पहले भूमि। भूमि का आप अर्थ समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो निःशुल्क प्राप्त है, जैसे खान जो खदानें होती है वो, नदियाँ, और ये सब क्या है? भूमि के अंतर्गत आते हैं, जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं, ये इसका अर्थ है। फिर इस पर स्वामित्व, यानी इसके स्वामी को हम क्या कहते हैं? तो भूमि के स्वामी को हम कहते हैं भूस्वामी। भूमि के स्वामित्व को क्या कहते हैं? भूस्वामी। और भूमि पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं लगान या किराया। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भूमि के पारिश्रमिक किसे कहते हैं, क्या है? तो लगान या किराया। नेक्स्ट है श्रम। श्रम किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक व मानसिक प्रयास। कोई सा भी है ना, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। जो भी मनुष्य द्वारा कार्य किए जाते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? श्रम की श्रेणी में आते हैं। श्रम पर स्वामित्व किसका होता है? तो श्रम जो करता है उसे हम कहते हैं श्रमिक। उसे हम क्या कहते हैं? श्रमिक या मजदूर भी जिसे हम कहते हैं। और इस पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिश्रमिक जो होता है वो वेतन या फिर मजदूरी जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पूंजी। पूंजी का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए भूमि जो कुदरत ने हमें दी है, प्रकृति ने हमें दी है, वो उसमें आता है। पूंजी में जो इंसानों ने जितने भी संसाधन बनाए, जितने भी मशीन हैं, जितने भी इंसान द्वारा जो सामान बनाए गए हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो पूंजी की श्रेणी में। पूंजी में सिर्फ पैसा नहीं आता है, सारे साधन भी आते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब पूंजी पर किसका स्वामी होता है? तो वो पूंजी के स्वामी को स्वामी ही कहा जाता है। और पूंजी पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। अब है नेक्स्ट हमारा उद्यमिता। उद्यमिता जिसे हम साहस भी कहते हैं। तो संसाधन को व्यवस्थित करने की क्षमता और जोखिम उठाने का कार्य जो एक हर मनुष्य के अंदर होता है। जो भी व्यवसाय करता है वो कोई भी जोखिम उठाने पर का साहस रखता है, उसे हम उद्यमिता कहते हैं। अब नेक्स्ट उस पर स्वामित्व किसका होता है? तो उसको स्वामित्व को हम कहते हैं उद्यमिता। और जो इस पर पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं लाभ। तो ये आपके 4 हमने उत्पादन के कारक पढ़ लिए, जिनके पारिश्रमिक उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आप इस टेबल से बहुत जल्दी उसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। ये भी आईएमपी 2025 में आया है, ये स्टॉक की परिभाषा और प्रवाह की परिभाषा। तो यहाँ पर मैं अंतर लेकर आई हूँ, बाई चांस अंतर आ सकता है और इसी से आप इसका क्या लिखेंगे, इसी से आपको इसका अर्थ भी लिखना है। तो स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ ये एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आपकी मम्मी ने आपको सुबह 100 रुपये देकर भेजा, बाजार मार्केट में भेजा ना, 100 बहुत कम है, चलो इस जमाने में हम 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये देकर आपकी मम्मी ने आपको भेजा मार्केट में कि जाओ बेटा आप शॉपिंग करो, ठीक है। पैसे कितने दिए थे, 1000 रुपये दिए थे। अब आप पूरा टाइम क्या होगा, पैसों को खर्चा करोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत कंजूस हो बचा के लेकर आ जाओगे, इतना शरीफ तो आजकल कोई बचा ही नहीं है। तो 1000 रुपये आपको दिए, आप घर पूरा बाजार में मार्केट में गए, खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा आ रहा है जा रहा है, कभी खर्चा करा, फिर चेंज लिया अपने भैया से, उन्होंने आपको दिया, इस तरीके से वो चल रहा है। उस चीज को हम इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहते हैं, प्रवाह। पैसों का आना जाना लगातार चल रहा है। अब ये प्रवाह था, ठीक है। आपने मुझे सुबह से लेकर शाम तक का पूरा हिसाब बताया। मम्मी ने शाम को आपको बिठाया कि बेटा रुको, शाम की बजी थी 10 रात को, है ना, रात के 10 बजे आपको बिठा लिया, एकदम पकड़ लिया कि बताओ बेटा आप 1000 रुपये में से कितना पैसा बचा कर लेकर आए। तो वो एक टाइम था, टाइम क्या हो रहा था, 10 बज रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी मम्मी ने आपकी जेब चेक कर ली। तो उस टाइम जो आपके पास पैसा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम कहते हैं स्टॉक। और फिर आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा बताओ अब इतना पैसा कहाँ खर्चा कर कर आए, तो आप पूरा हिसाब बताओगे कि मम्मी मैंने इतनी बजे वो करा, मतलब पूरा एक टाइम पीरियड बताओगे ना कि पूरे एक दिन में आपने कितना करा। तो जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, मतलब पूरा दिन, देखिए सुबह यहाँ से शुरू हुई थी, शाम यहाँ पर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आप पूरी अपनी दिनचर्या बताओगे कि आपने क्या क्या करा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह। लेकिन मैंने एक मान लो इसमें 10 बजे मैंने आपसे पूछ लिया एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो क्या कहलाता है, स्टॉक। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया हो चलो एक बार मैं अब इकोनॉमिक की भाषा में आपको समझा देती हूँ। तो इसको देखेंगे हम कि स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक एक ऐसा चर जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। इसको मेन है ये समय बिंदु, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जिसे हम मापते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक बिल्कुल एक करेक्ट हमने टाइम तय कर लिया, अब उसमें हम जाकर देख रहे हैं समय बिंदु जिसे हम कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 10 बज रही थी, मान लो कोई एक तारीख को मैं चेक कर रही हूँ, तो वो जो समय बिंदु पर जिस चर को हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और प्रवाह किसे कहते हैं, तो ऐसा चर जिसकी मात्रा को समय काल में मापा जाता है। इसमें मेन क्या है, समय काल। समय काल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने समझाया कि एक पूरा पीरियड, कि एक वर्ष में तो 12 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से वो एक पूरा समय काल को हम जब चेक करते हैं उसे हम कहते हैं प्रवाह कहते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है। स्टॉक एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, और प्रवाह एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को एक समय काल में मापा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। अब मैं उदाहरण बता देती हूँ, स्टॉक के उदाहरण क्या क्या है। धन हम एक टाइम पर मापते हैं ना, कितना पैसा है चलो मेरी जेब में। पूंजी भी हम एक टाइम पर मापते हैं। संपत्ति भी हम एक टाइम पर, एक खड़ी हुई मान लो कोई जमीन जायदाद है आपकी, तो मैं एक टाइम पर जाकर चेक कर सकती हूँ वो सारे सामान। तो ये क्या होते हैं, स्टॉक। अब प्रवाह क्या है, देखो आय के कभी भी एक घंटे, मतलब एक 10 बजे की आय हो सकती है, नहीं ना। आप एक 10 बजे बोलो मुझे कि देखो 10 बजे मुझे इतनी आय हुई, नहीं। आय पूरा एक पीरियड होता है कि एक साल की इनकम, 2 साल में इनकम कितनी हुई, एक महीने में आप कितना कमा लेते हो, एक महीने में आप कितना खर्चा कर रहे हो, एक दिन में आप कितना खर्चा कर रहे हो। कभी भी कोई 1 मिनट थोड़ी ना पूछेगा कि 1 मिनट में कितना खर्चा करा, ऐसा टाइम कभी भी एक पर्टिकुलर होता ही नहीं है उसमें। तो ये आय, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, पूंजी स्टॉक है लेकिन पूंजी निर्माण प्रवाह है, क्योंकि पूंजी बनाने में टाइम लगता है, समय काल लगता है पूरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह। अब संबंध वही, स्टॉक का संबंध निश्चित समय बिंदु से होता है और प्रवाह का संबंध निश्चित समय काल से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर। ये लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर। तो राष्ट्रीय आय मैंने आपको पहले ही समझाया था शुरुआत में ही कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय का भी मैं अर्थ आपको बता चुकी हूँ कि राष्ट्रीय आय को एक देश की जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय। कभी भी आपसे किसी चीज का अंतर पूछे, आप बिल्कुल भी डरे ना, सबसे पहले उसका अर्थ जो आपको याद है, मीनिंग, वही
उसका सबसे पहला अंतर होता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय का आर्थिक विकास की गति दर्शाता है। मतलब राष्ट्रीय आय से हमें क्या पता लगता है? हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है वो हम चेक करते हैं। और प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि उससे लोगों की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, तो उससे सिर्फ हम क्या पता लगाते हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो जीवन स्तर अधिक अच्छा होगा, और प्रति व्यक्ति आय कम है तो जीवन स्तर भी कम होगा। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन वाला जो चैप्टर है वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पूरे 8 नंबर का चैप्टर था। मैंने इसके हर एक आईएमपी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। सब कुछ चाहा है मैंने कि जो आईएमपी है वो मैं आपको समझा सकूं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं, विथ इजी नोट्स आपको दिए हैं। तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम आ रही है अभी थोड़े दिन बाद, आपके उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर को बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक करिए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत पास आ गई है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाइए कि हम बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सके। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, एक जगह पर लिख कर, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। मैं एक खजाना आपको दूंगी इकोनॉमिक का, जो आपको इकोनॉमिक के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है।